तो इस केस में आप लोग इस डीपी सीरीज का जो सम है वो आप लिख सकते हैं 1/1 माइनस ही। आल्सो यू हैव टू अज्यूम दैट दिस वैल्यू ऑफ ई इज लेस देन 1। अगर नेगेटिव में मेरा आंसर आ भी रहा होगा ना तो उसे पॉजिटिव कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम क्या होना चाहिए मेरे पास, पॉजिटिव क्वांटिटी। लैब फ्रेम के अंदर स्कैटरिंग एंगल विल बी θ1, तो θ2 को हम लोग क्या कहेंगे, θ2 को हम बोलते हैं। हेलो टू एवरीवन, CSR नेट, IIT जैम, टिफर और जेस्ट एग्जाम के बिहाफ पर हम लोग कोलिजन चैप्टर को कर रहे थे, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में चैप्टर है। कोलिजन पर बेस्ड 2 लेक्चर मैंने आपको बताए थे। कल मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया था, आज हमारे पास ये दूसरा लेक्चर है। मान के चलिए अगर आप ये दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोलिजन चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट इसका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आज हम करेंगे कि जब n टाइम्स बॉल जो है वो रिबाउंड होती है आफ्टर द कोलिजन, तो उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होता है। ओके, इसी प्रकार से लास्ट में उसकी कितनी वेलोसिटी होगी इन द nth कोलिजन। तो इस प्रकार से हम लोग ओब्लिक कोलिजन और जो नॉर्मल कोलिजन रहेगा, नॉर्मल आप लोगों ने इंसिडेंट किया किसी को, ठीक है, किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को कोलाइड हुआ फ्लोर के साथ में, n टाइम्स रिबाउंड हुआ, कोलिजन बार बार होता रहेगा, टोटल कितना डिस्टेंस, टोटल वेलोसिटी, ठीक है, बिफोर इट स्टॉप्स, ठीक है, तो वो आप लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे यहाँ पर। दूसरी चीज रहेगा कि जैसा हम लोगों ने कल के लेक्चर में लैब फ्रेम देखा था, यहां आज हम देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्वेश्चन जो है वो IIT जैम में आया हुआ भी है, मैंने देखा, तो IIT जैम में इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये। इसके अलावा CSR नेट में अब तक नहीं पूछा गया है, बट आप मान के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स हैं स्टेट लेवल पर, उनमें भी मैंने 2-3 एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखा है, और जो क्वेश्चन मैंने देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि वो रिजल्ट है, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, 2-3 एग्जाम में पूछना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ना, और वो भी एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड। तो उस फॉर्मूले की भी मैं बात करूंगा जब सेंटर ऑफ मास की हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं nth टाइम जब रिबाउंड होगी कोई बॉल, तो उसने टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया होगा इन द केस ऑफ ओब्लिक कोलिजन। पहले केस में हम यही कंसिडर करके चल रहे हैं, तो वो उसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडे लेक्चर इज बेस्ड ऑन कोलिजन पार्ट 2, ठीक है। और सबसे पहला जो इसके अंदर आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो ओब्लिक कोलिजन टॉपिक पर रहेगा, ओब्लिक कोलिजन, ठीक है। ओब्लिक कोलिजन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये हमारे पास में ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारे पास, और यहां से हम लोगों ने क्या किया कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने थ्रो कर दिया, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने किसी ऑब्लिक एंगल थीटा जो है ना हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना रहा है, इसमें आपने यहां पर m मास का ऑब्जेक्ट और इनिशियल वेलोसिटी u से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। चलिए, जब आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया तो इस प्रकार से ये गया होगा, हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ रिबाउंड होगा तो कुछ सर्टेन यहाँ पर हाइट अटेन होगा इसको, फिर नेक्स्ट में इसी प्रकार से ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर n टाइम्स जो है ना वो रिबाउंड होने लग रहा है इस केस में। तो आप फाइंड आउट करना चाहेंगे यहाँ पर कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया बॉल ने बिफोर इट स्टॉप्स, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो डिफाइन करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का मास डिफाइन कर लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन कर लीजिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस रहेगा, दिस इज कैपिटल R, विच इज कॉल्ड रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला आया पहली बार, फिर जब कोलिजन हुआ तो उसके बाद फिर पैराबोलिक पाथ हुआ, यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है, लेट अस कॉल दिस इज R1, नेक्स्ट इज R2। तो ये सब रेंज को डिनोट कर रहा है, रेंज इन द फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट इज R3, ओके। तो इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं जब पहली बार में ये इस प्रकार से आ रहा है u वेलोसिटी से, ठीक है, u वेलोसिटी से इस प्रकार से आ रहा होगा, तो कोलिजन के बाद में इसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई है, लेट अस कॉल दैट u1, उसको हमने क्या नाम दे दिया, u1 नाम दे दिया। फिर जैसे यहां पर आएगा u1 से टकराएगा यहां पर, तो अब जो हमारे पास नया वाला जो वेलोसिटी होगा दैट वुड बी u2, और इसी प्रकार से u3, u4 एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली आपको ये भी देखना होगा कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट आल्सो चेंजेस, ठीक है, दैट आल्सो चेंजेस। तो जैसे कि यहाँ पर थीटा एंगल पर आकर के ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, कोलिजन होगा,
और फिर कोलिजन होने के बाद में लेट अस कॉल दिस एंगल विल बी थीटा 1 मान लेता हूँ उसको मैं, ठीक है। थीटा 1 जो है ना, मैंने इसको अज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है इस केस में, यहाँ का वेलोसिटी डिफरेंट है तो हाइट अलग होगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसका नेक्स्ट में हमारे पास थीटा 2, नेक्स्ट में थीटा 3, है ना। ये हमारे पास एंगल्स अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉल इन दिस ऑब्लिक कोलिजन केस, ओके। तो अभी पहले तो आप ये समझिए, देखिए जैसे मान लो पहला कोलिजन यहाँ पर हो रहा है ना, तो पहला कोलिजन अगर यहाँ पर होगा तो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्या हमारे पास में फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि दैट दिस सरफेस विल बी स्मूथ, आल्सो रिमेंबर मैंने यहाँ पर ये भी अज्यूम किया है कि एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने नेग्लेक्ट किया रखा है मैंने। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करोगे ना तो यहाँ जो इनिशियल स्पीड u है ना, वो यहाँ पर फिर u से नहीं आकर के टकराएगा, फिर उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान करके चलें इसके अंदर, ठीक है। आल्सो इस फ्लोर को हम लोग स्मूथ मान रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि x डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा फोर्स का, वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, दैट्स व्हाई वी से दैट ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स द नेट मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। आल्सो एक बात और है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है इस केस में और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जब आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन कर रहे होंगे तो पैरेलल कंपोनेंट को आपने कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो यहां इस केस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे विच इज नथिंग बट u sin थीटा एंड हियर इट इज u1 sin थीटा 1, ओके। तो यही सिर्फ और सिर्फ आपने कंसीडर करना है। जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसको मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन करवाया था, फिर बता देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का सिर्फ वही चेंज हुआ है एंड दैट वैल्यू विल बी u1 sin थीटा 1। तो यहां पर हो जाएगा u1 sin थीटा 1, ठीक है। इसका कंपोनेंट कितना है, u1 sin थीटा 1 डिवाइड बाय, अगर हम लोग इसकी बात करें इनिशियल केस में मतलब बिफोर द कोलिजन, तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का इट इज u sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि e u sin थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा 1। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, ओके। अच्छा, अभी देखिए यहां पर क्योंकि मोमेंटम भी कंजर्व है तो एक इक्वेशन वहां से भी लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, देखो जब ये इस डायरेक्शन में आ रहा होगा तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, जब इधर जा रहा है तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, बिकॉज बोथ मोमेंटम आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दैट्स व्हाई वी से दैट कि ये वाला मैग्नीट्यूड जो होगा मोमेंटम का और ये वाला बोथ आर सेम, सो वी से दैट mu cos थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा, ठीक है। सो mu cos थीटा शुड इक्वल टू mu1 cos थीटा 1। सो मास से ये मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए जो ये रेंज कैपिटल R है, जो रेंज कैपिटल R है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये फॉर्मूला क्योंकि कोलिजन ही नहीं हुआ अभी तक तो इस कैपिटल R को बहुत आसान तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए हैं, यहां कोलिजन हुआ नहीं तो कैपिटल R का फॉर्मूला डायरेक्ट आपने वही यूज करना है जो क्लास 11th में यूज किया था, विच इज नथिंग बट u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है। लेकिन जब आप R1 लिखेंगे तो R1 का वैल्यू कितना होगा, R1 का वैल्यू मेरे पास होगा u1 स्क्वायर sin 2 थीटा 1, ठीक है, एंड डिवाइड बाय g हो जाएगा। क्या इसकी वैल्यू हम किसी प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इसकी वैल्यू हम लोग किसी प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैं यूज करूं तो आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां sin थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, यहां पर sin थीटा 1 कोस थीटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब sin 2 थीटा 1 बन सकता है ना यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से e u स्क्वायर sin थीटा कोस थीटा एंड दैट शुड बी इक्वल टू u, ठीक है, सॉरी यहाँ पर u1 है ना, तो u1 स्क्वायर एंड sin थीटा 1 एंड कोस थीटा 1।
अब फॉर्मूला कैसे बनेगा साइन 2 थीटा का, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन पर तो कोई असर नहीं होगा। तो हम इसके प्रकार से लिख सकते हैं ई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा दिस इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1। तो ये वैल्यू यहां पर है, इसका मतलब हम इसका वैल्यू जब पुट करेंगे सो ई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, सो यू हैव टू पुट दिस हियर, सो ई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस वैल्यू इज नथिंग बट कैपिटल आर, तो R1 का वैल्यू आ गया ई कैपिटल आर। सिमिलरली जब आप R2 फाइंड आउट करेंगे देन यू आर गेटिंग ई R1, इसका मतलब ई स्क्वायर R1। इसी प्रकार से R3 फाइंड आउट करेंगे तो ई क्यूब R, ठीक है, ई क्यूब R हो जाएगा एंड सो ऑन इसी प्रकार से। तो मान लेते हैं n टाइम्स अगर कोलिजन हो रहा है देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन R प्लस R1 प्लस R2 एंड सो ऑन अप टू Rn, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ से R जो है ना वो कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आएगा 1 प्लस में R1 कितना है, तो R1 हमारे पास है ई R, तो R तो मैंने कॉमन ले लिया तो E प्लस में फिर इसी प्रकार से ई स्क्वायर एंड डैश अप टू ई एन तक, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो ये एक जीपी सीरीज है, दिस इज ए जीपी सीरीज, दिस इज ए जीपी सीरीज, और जो ई का वैल्यू है इट इज लेस देन 1, आई अज्यूम इट इज लेस देन 1, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस R ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ई, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं R ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ई, कंसिडरिंग कि ये n का वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, n का वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस केस में, ठीक है, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोलिजन अगर हो रहे होंगे तो इस केस में आप लोग इस जीपी सीरीज का जो सम है वो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ई, आल्सो यू हैव टू अज्यूम दैट दिस वैल्यू ऑफ ई इज लेस देन 1, ठीक है, ये कंडीशन अज्यूम करते हुए तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी ड्यूरिंग द सक्सेसिव कोलिजन, इन्फिनाइट सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो ये ओब्लिक कोलिजन का केस था सारा का सारा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉर्मल कोलिजन का केस, ठीक है। नॉर्मल जो है हम लोग किसी बॉडी को जो है वो थ्रो करवाएंगे किसी हाइट से, ठीक है, सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे होंगे और आप फाइंड आउट करेंगे कि टोटल टाइम कितना लेगा टू स्टॉप, ठीक है, मतलब कोलिजन के बाद में कितनी देर में वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा वो, ठीक है। तो ये सब हम लोग करते हैं। देख नाउ द नेक्स्ट केस इज नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, तो फिर दोबारा से हम लोग इसी प्रकार से अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज द फ्लोर, यहां h हाइट से मान लीजिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से मान लीजिए आपने ड्रॉप किया इसको, तो ये ऐसे जाएगा, देखो, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा ड्रॉप करते के साथ, ठीक है, फॉल अंडर द ग्रेविटी, ओके। अच्छा इसका मास m है और इसका इनिशियल स्पीड आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो है कितना है u के बराबर है, ओके। अब देखो जैसे ही ये इससे टकराएगा, ठीक है, इससे जैसे ही कोलाइड होगा तो कोलाइड होने के बाद में जो इसका वेलोसिटी है वो चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप। देखो इसका जो वेलोसिटी है अगर वो चेंज नहीं होगा, ओके, अगर आप e का वैल्यू एग्जैक्ट 1 मान जाते हैं, यानी इस केस में ये होगा कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी विल बी सेम, तो ऐसे केस में ये उतनी हाइट रिटेन कर जाएगा और बार बार करता रहेगा, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट कोलिजन। बट आप ये बताइए क्या परफेक्ट कोलिजन जो है वो हमारे पास पॉसिबल हो सकता है रियल लाइफ के अंदर? नहीं हो सकता ना। ई का वैल्यू इसीलिए मैं यहाँ पर लेस देन 1 मानूंगा, क्योंकि जो भी जीपी सीरीज मेरे पास बनेंगी आने वाले टाइम में उन सबको, ताकि मैं ये लिख सकूं कि जो सम ऑफ हमारे पास इन्फिनाइट जीपी सीरीज है 1 अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। तो वो मतलब लिखने के लिए है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि E इज इक्वल टू 1 अगर आप अज्यूम करेंगे तो फिर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा, जो कि डेली लाइफ में हम लोग अज्यूम नहीं करके चलते हैं। तो मान के चलिए कि इस केस में E का वैल्यू लेस देन 1 है, तो देयर इज लॉस ऑफ सम वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में लॉस हुआ है तो कुछ हाइट कम ये जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ कोलाइड होगा, कोलाइड होने के बाद दोबारा से अटेन करेगा वेलोसिटी लेकिन उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा अब इस केस में क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो नीचे गिर रहा है ना, इसका वेलोसिटी एक काम करता हूँ मैं v1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, v1 से डिनोट कर देता हूँ। तो अब जैसे यहाँ पर कोलाइड होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी तुरंत चेंज हो जाएगी ना, दैट वेलोसिटी इज सपोज v2,
और अगर ये जब हवा में होगा, इस प्रकार से आ रहा है ना v2 स्पीड से, हवा में इस प्रकार से आ रहा है, तो ये अप्रोच किससे करेगा, v2 स्पीड से। फिर कोलाइड होने के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज, तो v3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ v2 है तो इस केस में टकराएगा भी किससे, v2 स्पीड से। सिर्फ और सिर्फ एक केस में जब आप एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें। तो जैसा कि मैंने पिछले केस में अज्यूम किया था वैसा ही यहाँ पर भी अज्यूम करना है, ठीक है। नाउ दिस इज v3, नेक्स्ट में फिर v4, ठीक है, फिर इसके बाद v4, ठीक है, फिर v5, चलता रहेगा इस प्रकार से। मान लेते हैं पहले केस में ये फाइंड आउट करता हूं मैं, आफ्टर हाउ मच टाइम बॉल स्टॉप्स टू बाउंस, ठीक है। बॉल जो है वो बाउंस करना बंद कर दे, ठीक है, उसमें कितना समय लगेगा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इस v1 का वैल्यू कितना होगा वो मालूम कीजिए। इस v1 का वैल्यू मालूम करेंगे तो मुझे यहां से टाइम पता चलेगा कि कितने टाइम में नीचे फॉल करेगा। बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा कि अंडर ग्रेविटी जब ये फॉल करता है तो इसका वैल्यू आता है √2h/g, √2h/g होता है, ठीक है। तो फिर भी एक बार मैं इसको कैलकुलेट भी कर देता हूं, और कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा मेथड है। इस v1 को कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आप लोग जो है एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में इसका सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हाइट है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, सो आई एम गेटिंग, यहाँ पर हो जाएगा m, ठीक है, mg कैपिटल H, दिस इज इक्वल टू, इस पॉइंट पर देखेंगे तो वेलोसिटी, तो हाफ m v1 स्क्वायर, ओके, ये मेरे पास आ गया। देखो मास से ये मास कैंसिल आउट हो जाएगा, सो v1 का वैल्यू हो गया √2gh, √2gh, ठीक है। अब जब ये रिबाउंड होगा कोलिजन होने के बाद में, तो देखो अप्रोच कर रहा था v1 से और जा किससे रहा है, v2 से। तो अगर मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं e का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो कितना होगा, आफ्टर द सेपरेशन कितना, मतलब आफ्टर द कोलिजन कितना वेलोसिटी है, v2 डिवाइड बाय बिफोर द कोलिजन कितना है, v1, तो ये डिफाइन हो जाएगा, सही है। तो यहां से बताइए v2 का वैल्यू कितना होगा, e इंटू v1, यानी हो गया e इंटू में √2gh, सही है। क्या इसी प्रकार से v3 हो जाएगा e स्क्वायर √2gh, क्या इसी प्रकार से v4, चलते चले जाएंगे, ओके। टाइम की बात कर लेते हैं अब एक बार, है ना। देखो टाइम की मैं यहां पर बात करता हूं, पहले इस टाइम को मैं t1 डिनोट कर देता हूं। तो t1 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप लोग इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये हाइट मालूम है, सो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। बिकॉज इस केस में इनिशियल स्पीड इसका 0 रहा होगा, ठीक है, बिकॉज इसको अंडर फ्री फॉल इसको ड्रॉप किया गया है। तो यहां पर हो जाएगा, देखो हाइट है कैपिटल H, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस में हाफ, अंडर ग्रेविटी आ रहा है तो एक्सेलरेशन g हो गया, एंड देन t1 स्क्वायर, ओके। सो t1 का वैल्यू मेरे पास आ गया √2h/g, और ये होना भी चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा ये वाला वैल्यू। अब यहां पे देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास में ये कोलिजन होगा, ठीक है, कोलिजन होने के बाद में ये जो टाइम है, दिस टाइम इज नथिंग बट t1, ये टाइम कितना है, t1 है। तो ये t1 का वैल्यू जो होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। देखो इसके अंदर पहले हम बात करेंगे कि जैसे कोलाइड होगा जस्ट इसके तुरंत बाद इसका इनिशियल स्पीड कितना रहा होगा, v2, ओके। और जब ये यहां पर आएगा इस पॉइंट पर, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यहां पर भी v2 है, पर बात सिर्फ ये है कि ये इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों वेलोसिटी अपोजिट हैं बट इक्वल मैग्नीट्यूड की है, और वैल्यू कितनी है, सो v2 की वैल्यू है e इंटू में √2gh। तो देखिए इस प्रकार से है सिस्टम कि ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी इसका v2 है, और फिर उसका नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी कितना है, v2 है, और इसमें जो टाइम लग रहा है t1, ये टाइम में निकालना चाहता हूं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ओके। सो आई यूज दिस फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस में at, v इज इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, तो v का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, फाइनल, तो देखो फाइनल में नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि एक में अप है एक में डाउन है। तो एक काम ये करते हैं कि अप को मैं पॉजिटिव कह देता हूं और डाउन को मैं नेगेटिव कह देता हूं, ठीक है।
ऐसा अज्यूम कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। देखो इससे अज्यूम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नेगेटिव में मेरा आंसर आ भी रहा होगा ना तो उसे पॉजिटिव कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम क्या होना चाहिए मेरे पास, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने जैसे ऊपर को नेगेटिव अज्यूम किया है, तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V का वैल्यू माइनस में E अंडर रूट में 2GH हो गया। दिस इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो प्लस में कितना हो गया, E अंडर रूट में 2GH। ओके, एंड देन प्लस में एक्सेलरेशन कितना है, तो माइनस G है, माइनस G है, एंड देन T हो गया। और T भी कौन सा, T2, जो ये T2 आएगा ना, ठीक है, इसको हम T1 कह रहे थे ना, तो ये T2 होगा भाई, ध्यान रखें इस चीज़ का। दिस वैल्यू इज T2, T1 तो इसमें फॉल करने में लगा है, T2 हमारे पास ये ऐसे होगा, फिर नेक्स्ट T3, फिर T4, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो आप देखो ये वैल्यू थोड़ा कैलकुलेट करें, तो T2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर लेकर के आएंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होगा, दोनों टर्म ऐड होंगी, सो आई एम गेटिंग 2E अंडर रूट में 2GH, ठीक है, एंड डिवाइड बाय G। तो ये मेरे पास आता है देखो 2E अंडर रूट में 2H बाय G, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बताओ जरा एक बार T3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये टाइम कितना लेगा, दिस इज T3, ये वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए। देखो V3 है ना यहाँ पर, तो V3 में और V2 में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है कि ये इसका क्या है, E टाइम्स मल्टीपल है, वेयर E इज लेस देन 1। ठीक है, E टाइम्स मल्टीपल है ना, तो यहां पर क्या होगा, इसका E टाइम मल्टीपल कर दो, यानी हो जाएगा 2E स्क्वायर अंडर रूट में 2H बाई G, और इस प्रकार से चलता चला जाएगा, बिकॉज देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगर टोटल टाइम निकालना चाहते हैं तो इस केस में आप लोग सभी जितने भी टाइम्स आ रहे हैं उन सबको ऐड कर दें। तो बस कुछ नहीं करना, हम लोगों ने अब ऐड और करना है इस केस में। ठीक है, चलिए सारी को मिटा देता हूं मैं। ओके, या फिर आप यहीं पर ही देख लीजिए एक बार। ठीक है, सो टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, इस प्रकार से। ठीक है, तो T1 का वैल्यू है अंडर रूट में 2H बाई G, जिसे मैं कॉमन भी ले लेता हूं, सो आई एम गेटिंग 1 प्लस 2E प्लस 2E स्क्वायर, चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, यहां से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2H बाई G। ओके, और यहां पर हो गया 1 प्लस में 2E, ये कॉमन है, सो आई एम गेटिंग 1 प्लस में E प्लस E स्क्वायर एंड डैश। फिर अगेन ये GP सीरीज, तो GP सीरीज है, E का वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस E। ठीक है, और एलसीएम आप ले यहां से, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 2E डिवाइड बाई 1 माइनस E। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस E, और यहां से हो जाएगा 1 प्लस E हो जाएगा। ओके, सो टाइम आपको पता चल गया कि कितना टाइम लगेगा, ये टाइम लगाएगा अंडर रूट में 2H बाई G मल्टीपल विद द 1 प्लस E डिवाइड बाई 1 माइनस। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार क्या होता है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये वैल्यू है, बताइए कितने टाइम में जो है ये बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन। तो कोलिजन जो है तब तक होता रहेगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोलिजन, जब तक ये समय नहीं बीत जाता, मतलब ये समय हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द टाइम विच यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन। ओके, इस पार्ट को हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखिए, अब देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो करते हैं टोटल हाइट जो है अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन द सक्सेसिव कोलिजन्स। तो टोटल कितना उसने जो है हाइट अटेन किया है, मतलब टोटल कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जब पहले बॉल आ रही थी तो हाइट कितनी थी, h थी। अब जैसे ही रिबाउंड होगी तो अब कितनी हाइट होगी वो नहीं पता मुझे कितनी हाइट होगी, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है कि कोलिजन होने के बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी E टाइम्स अंडर रूट 2GH, जो हम कैलकुलेट कर चुके थे। देखो ये रहा एक्सप्रेशन। ठीक है, इस टर्म को क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट में 2G, और इस E को अंदर ले जाएंगे तो यहां से रहेगा E स्क्वायर H, और ये क्या मुझे वही रिप्रेजेंट करके दे रहा है, हाइट, है ना, जो हमारे पास में कोलाइड होने के बाद अचीव करेगा पार्टिकल, वही चीज़ है ना भाई। हमारे पास ये लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट में 2GH। तो ये जो H है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चाहे वो हाइट हमारे पास में अबाव जा रहा हो या डाउन जा रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये V2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये हाइट इसने कितना अटेन किया, ऊपर की तरफ इसने अटेन किया E स्क्वायर H। और फिर जब ये ऐसे करके डाउन आएगा
तो डाउन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ई स्क्वायर एच, अगेन किया इसने। तो पहले कोलिजन के दौरान इसने टोटल कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो कर लिया इसने टोटल डिस्टेंस 2 ई स्क्वायर एच। ठीक है, ये पहले कोलिजन की बात थी। दूसरे वाले कोलिजन में क्या होगा, यहां पर ई स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर आएगा ना, ई स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो ई की पावर 4h आएगा, और अगर यहां ई की पावर 4h आएगा तो नेक्स्ट वाले में डिस्टेंस और मतलब ये वर्टिकल हाइट जो है वो और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो यहां पर आ जाएगा 2 ई की पावर 4h, और इस प्रकार से चलता चला जाएगा। अब आप इन सबको अगर ऐड कर देते हैं h, 2 ई स्क्वायर एच, 2 ई की पावर 4h सो ऑन, तो हमें मिल जाएगा टोटल जो हाइट उसने अटेन की है ड्यूरिंग द कोलिजन्स, वो सब का आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सभी को ऐड करते हैं। सो h को मैं कॉमन ले लेता हूं, सो 1 प्लस में यहां से आ जाएगा देखो 2 ई स्क्वायर, प्लस में 2 ई की पावर 4 प्लस 2 ई की पावर 6, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अगेन मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, h ऑफ 1 प्लस में 2 ई स्क्वायर, ये भी मैं कॉमन ले लिया, तो यहां से जाएगा देखो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4 सो ऑन। अगेन ये एक जीपी सीरीज है। ठीक है, और ई का वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा h ऑफ 1 प्लस में 2 ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो यहां से आ जाएगा h ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहां से हो गया 1 प्लस में ई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखें इसको। जब टाइम कैलकुलेट कर रहा था तो मेरे पास आया था शुरुआती दौर का टाइम कितना, मल्टीपल विद द 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई। लेकिन जब आप लोग हाइट निकाल रहे हैं, इस केस में कैपिटल H मल्टीप्लाई हो रहे लग रहा है 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर फैक्टर के साथ। और ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका है नेट के अंदर। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो CSR नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। कहा गया है इसके अंदर कि एक बॉल है, इनिशियली रेस्ट पर है और उसको ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम सम हाइट स्मॉल h अबाउट द फ्लोर, बाउंसेस अगेन एंड अगेन वर्टिकली। अगेन एंड अगेन का मतलब ये हो गया, अब इसने ये नहीं रखा ना कि फाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, कितने कोलिजन हो रहे हैं, तो अगेन एंड अगेन का मतलब हो गया सक्सेसिव इनफिनाइट नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस। और हाइट कितनी है, स्मॉल h है, इस केस में यहां कैपिटल H मान रखा है मैंने। आगे क्वेश्चन में कहने लग रहा है इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ, तो ई का वैल्यू कितना है, हाफ अगर है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, यानी रुकने से पहले उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है। जस्ट क्या करना है, कैपिटल H को स्मॉल h लिख दें, ओके, और यहां से E का वैल्यू कितना लिखेंगे 1/2, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस में 1/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/4, यानी हमारे पास आ गया 5h/3। बताओ डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोलिजन का जो पिछला क्वेश्चन जो CSR नेट में मैंने करवाया आप लोगों को, जो कि पिछले लेक्चर में हो चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं, वहां पर भी डायरेक्ट रिजल्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो मुख्य रूप से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन पर आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा याद रखने की जरूरत है, रिजल्ट्स, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और जैसा कि मैंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में मैंने देखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछेगा कोलिजन पर वो फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो देखिए अब तक जो हमने पढ़ा था ना, ये लैब फ्रेम है। लैब फ्रेम का मतलब ये हो गया कि अर्थ में आप लेबोरेटरी में बैठ करके जो है आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके, यहाँ पर मतलब चीज़ें होने लग रही हैं। ठीक है, अर्थ में जो लेबोरेटरी है ना, वहाँ पर चीज़ें होने लग रही हैं और वहीं से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और क्योंकि आप अर्थ पर हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप मेजर कर रहे होंगे दैट वाज एक्यूरेट एक्चुअली। अब लैब फ्रेम के बाद में एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम आता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब ये हो गया कि इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम की एक प्रॉपर्टी होती है दरअसल, कि इसमें कोलिजन सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप देखेंगे, यानी कि हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे और सेंटर ऑफ मास पर आकर के कोलाइड करेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेंटर ऑफ मास को इस फ्रेम के अंदर ओरिजिन की तरह ट्रीट किया जाता है। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास को यहां पर ओरिजिन की तरह ट्रीट किया जा रहा है और वहीं पर आकर के कोलाइड करने लग रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो इस केस में जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर जो होगा इस केस में जो आप डिफाइन कर रहे हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, दैट वुड बी जीरो। इस केस में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो वी से दैट कि जो वेलोसिटी है दैट वुड बी जीरो, और वी से दैट कि जो मोमेंटम होगा, नेट मोमेंटम, दिस इज आल्सो जीरो।
और नेट मोमेंटम अगर 0 है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में आकर के कोलाइड कर रहे हैं, तभी हमारे पास में नेट मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। तो कुछ ऐसा हो गया कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ओके, यहां से हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका स्पीड u1 है, और यहां पर इसका मास m2 और इसका स्पीड u2 है। ठीक है, अब यहां पर आके मान लीजिए ये कोलाइड कर जाते हैं। अगर यहां पर आकर के कोलाइड करेंगे तो इस प्रकार से ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, कोलाइड होने के बाद में मेकिंग सम एंगल थीटा, और अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, बिकॉज इनिशियल केस में मोमेंटम कितना है, 0 है इस केस में। ठीक है, तो टू कंजर्व द मोमेंटम बोथ एक्चुअली मेक द सेम एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 v1, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा m2 v2। ठीक है, दिस इज द केस। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर आप लोगों ने एज्यूम की हैं चीज़ें, ठीक है, वो है u1, u2, v2 और v1। बट ये जो वेलोसिटीज थी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, ये आप पहले एक्चुअल में मान चुके हैं। कहाँ पर, लैब फ्रेम के अंदर। तो एक काम ये करते हैं इस केस में कि जब हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो जिस समय पर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 लग रहा होगा, सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा ना इस केस में, 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेंटर ऑफ मास है या तो उसकी वेलोसिटी 0 है या फिर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, द वैल्यू इज बी m1 u1 प्लस में m2 u2 डिवाइड बाय हो जाएगा m1 प्लस में m2। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी एक्ट कर रहा है, u1 u2 स्पीड है, v1 v2 स्पीड है, इसलिए इस केस में आप लोग जब मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ और या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे होंगे तो आप ये वेलोसिटीज यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी कुछ वेलोसिटीज है, लेकिन साथ में रिलेटिव टू दी सेंटर ऑफ मास की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, एंड इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यू टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0 ऑन दिस सिस्टम। इस वजह से तो एक काम करेंगे, इनको हम लोग इन वेलोसिटी से ना रिप्रेजेंट करते हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं u1 डैश, u2 डैश और साथ ही साथ v1 डैश और v2 डैश से। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे पास में रिलेटिव वेलोसिटीज हैं, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटीज, रिलेटिव फाइनल वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसलिए इनका वैल्यूज हो जाएगा u1 माइनस vcm, इसका वैल्यू हो जाएगा u2 माइनस vcm, इसका वैल्यू होगा v1 माइनस vcm और इसका वैल्यू हो जाएगा v2 माइनस में vcm। ठीक है, अब आप लोग जो है ना मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम, ठीक है। अच्छा, अभी जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन या तो यहाँ से बन सकता है कि ये वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट करें, दो मासेज आपको दे रखे होंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और आपसे पूछ ले सेंटर ऑफ मास में या तो वेलोसिटीज आप लोगों से पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कितनी एनर्जी का लॉस हो गया। तो ऐसे केस में क्योंकि आपको वेलोसिटीज मालूम है तो आप एनर्जी जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल बनेगा कि ये आपको ये फॉर्मूले याद रहें। ठीक है, तो यहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में मैंने देखा है जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। ये क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल्स इन लैब एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। वैसे तो देखो इसका कंप्लीट डेरिवेशन है, बट हम लोग डेरिवेशन स्किप करेंगे। यहाँ हमारे पास में स्कैटरिंग एंगल कौन सा है, दिस इज थीटा इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, जब लैब फ्रेम की आप लोग बात कर रहे हैं तो मान के चलिए कि ये हमारे पास रेस्ट पर है m2 मास, ओके, और यहाँ से m1 मास जो है किसी u1 स्पीड से आकर के इससे कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद क्या हुआ कि m1 मास तो इस डायरेक्शन में चला गया विद सम स्पीड v1, ठीक है, और ये जो m2 मास है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है। सो m2 और इसका वेलोसिटी कितना है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, v2। तो अगर इसे मैं θ1 अज्यूम करूं और इसे θ2 अज्यूम करूं, तो ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट भी किया था कि इन दोनों का सम जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए, π/2। बट उस केस में कंडीशन था, तभी हमारे पास π/2 आएगा। कमेंट करके बताइए कौन सी हमारे पास कंडीशन थी, पिछले लेक्चर में हो चुकी है बात। ओके, और अब यहाँ पर देखो ये एक्चुअल में आ रहा था ना, इंसिडेंट था, किसी इनिशियल स्पीड से आ रहा था,
और यहाँ पर ये स्कैटर हो गया, तो इस केस में स्कैटरिंग एंगल कौन सा हुआ, लैब फ्रेम के अंदर स्कैटरिंग एंगल विल बी θ1। तो θ2 को हम लोग क्या कहेंगे, θ2 को हम बोलते हैं रिकॉइल एंगल, ठीक है, ये रिकॉइल एंगल बोलते हैं इसको। कॉम्पटन इफेक्ट में भी आप लोगों ने इसको स्टडी किया होगा। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस θ1 और इस θ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैसे तो इसका पूरा डेरिवेशन है, बट क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो डायरेक्ट मैं रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो रिलेशन विल बी tan θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा sin θ डिवाइड बाय cos θ प्लस में m1 बाय m2, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आती है, ये आपने ध्यान रखना है इसको, ओके। अब एक स्पेशल केस आप लोगों से पूछा गया था एग्जाम के अंदर, जो पूछा जा रहा है ना, 2-3 मैंने एग्जाम में देखे, वो क्या पूछा गया स्पेशल केस, देखो यहाँ से हम केस लेकर के चल रहे हैं जो पूछता है एग्जाम के अंदर, इफ m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, देन दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से आ जाएगा देखो tan θ1 इज इक्वल टू sin θ डिवाइड बाय, यहाँ से हो गया 1 प्लस में cos θ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखें sin θ, इसका फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin θ/2 एंड cos θ/2। सिमिलरली 1 प्लस cos θ का फॉर्मूला बताइए, ये होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल करेंगे, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, सो दिस विल बी tan θ/2, ओके। सो दिस इंप्लाइज दैट θ1 इज इक्वल टू θ/2 और यू से दैट θ इज इक्वल टू 2θ1। यहां से क्वेश्चन बनता है θ इज इक्वल टू 2θ1, और एक हमने बता दिया θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री भी होता है एक स्पेशल केस में। अब आप बताइएगा स्पेशल केस क्या है। तो ये कोलिजन यहाँ पर फिनिश होता है, देखो, ओके। अब न्यूमेरिकल्स तो देखो कितने ही कर सकते हैं आप लोग। नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जहाँ तक मैंने देखा है रिजल्ट्स पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और खासकर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आने की क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है, चाहे फिर वो टिफर का एग्जाम है चाहे वो CSR नेट का एग्जाम है, ठीक है। तो कोलिजन हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक अनदर टॉपिक करेंगे विच इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।